नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टाइम से मेरे पास कुछ मेल आए हैं सिस्टम पर। टीचर ऑन नेट की साइट से भी आए हैं कुछ मेल, और शेखर इंग्लिश लिटरेचर पर भी कुछ मेल और मैसेज आए हैं मेरे पास। और वैसे पर्सनल भी एक दो कॉल भी आई थी हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे मेरा नंबर शो करता है। और लिटरेचर के बारे में पूछ भी रहे थे, और काफ़ी टाइम से मैं उस पेज पर लिटरेचर के बारे में कुछ भी वीडियो वगैरह, कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से वो पेज वैसे पड़ा हुआ है। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि कब से शुरू करूँ, लेकिन शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आज एक शॉर्ट समरी बना के इस पर डालूँगा। अपने वैसे नॉर्मल पेज पे डालता हूँ, उस वाले पेज पे केवल लिटरेचर की चीज़ें ही हैं। जो कुछ मैं डाला हूँ लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पढ़ाई का। अपना पर्सनल कुछ भी उसमें नहीं डालता हूँ मैं, कि ताकि उस पेज से जो भी जुड़े उसको पढ़ाई का ही नॉलेज मिले, आपको थोड़ा बहुत उसमें आपको लिटरेचर के बारे में पता हो। तो आया है जो मेल आया है, मैं उनके नाम भी थोड़ा लेना चाहूँगा। पहला है पपोरी शाकिया। पपोरी शाकिया का जो मेल आया है, असम से आया है। उसके बाद है नदीम मुंबई। उसके बाद है नितिन हैदराबाद। फहेद जम्मू। शबीना मलिक कटरा। तानिया फिरोजपुर पंजाब। इन सब के मेल आए हैं। और लिटरेचर के जो बहुत सारे वीडियोस और जो हमारे और भी चीज़ें जो उस पर पड़े हैं, उनके भी कमेंट हैं। पर्सनल इन्होंने मैसेंजर पे कनेक्ट करा है। और काफ़ी लोग ये लोग सब पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मैं इनको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर हैं। और मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट पे अपना वर्क नहीं करा है उस लेवल का कि मैं आपको यहाँ से अच्छे से क्लास दे सकूँ, क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत ज़्यादा भी कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा भी सेटअप बनाने में टाइम लगेगा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगूँगा सबसे कि आप सबको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जो कुछ होता है फ़ोन से थोड़ा बहुत आपको बात हो पाती है आप सबसे। तो आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। और आपको उस पेज पे अभी नहीं डालूँगा। उस पेज पे मैं वेल प्रिपेयर्ड जो भी अपना नॉवेल, जो भी ड्रामा, जो भी इससे जो भी पोइट्री वोइट्री के जो भी आपको बताऊँगा, उस पे सारा चीज़ हमारा उस पेज पर डालूँगा, ताकि आप जब भी उस पेज पर आप पहुँचें तो आपको पूरा लिटरेचर आपको सीरियल से ही मिले। और मैं चाहता हूँ सीरियल से ही सारा कुछ डालूँ। सारा कुछ प्रिपेयर्ड है और मैं अब डालना शुरू करूँगा। थोड़ा बिजी लाइफ थी तो इसलिए मैं उस पर वर्क नहीं कर पाया दोस्तों। और आज मैं आप सबको नॉवेल के बारे में बताता हूँ। ऐसा नॉवेल है जो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों से मैच करता है, दोनों में है। पहले इंग्लिश लिटरेचर में उसका नहीं था उतना ज़्यादा, पहले नॉन डिटेल स्टडी में था, अब डिटेल स्टडी में भी आ गया है, कई सारी यूनिवर्सिटी में आया है। और हिंदी लिटरेचर में तो रहेगा ही, क्योंकि इंडियन नॉवलिस्ट मुंशी प्रेमचंद की ये वर्क है। और ये नॉवेल का नाम है गोदान। गोदान का मतलब होता है दोस्तों गौदान। गौदान से मतलब है, लेकिन नॉवेल पढ़ने के बाद मुझे कुछ और लगा, और मैं जो पढ़ा हूँ मैं आपको वही चीज़ डिस्क्राइब करूँगा, शायद वही सही हो। गोदान एक रिचुअल नॉवेल है डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद का। और गोदान के बारे में बताया। गोदान का वैसे नॉर्मल भाषा में तो इसमें गौदान का ही मतलब है, लेकिन इसमें जो सटायर चीज़ें हैं, जो इसमें पॉइंट रखा गया है, जो मुंशी प्रेमचंद जो चीज़ कहना चाहते हैं, जो चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो चीज़ है इसमें। तो गोदान में एक रिचुअल नॉवेल है, और धार्मिक जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उसी पे बनाया है। जैसे मुल्कराज आनंद का है, अनटचेबल है। और इंडियन नॉवलिस्ट जितने भी हैं वो हमेशा ऐसे न कुछ ऐसे ही करे हैं कि अच्छे से उस लेवल में, उस एज में, जिस एज में वो अपनी पोइट्री, प्रोज या ड्रामा या जो भी उन्होंने अपना लिखा है उस एज में, और बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को ही दिखाया है। और आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा ना बताते हुए मैं गोदान के बारे में बताऊँगा। गोदान में अभी मैं लास्ट में बताऊँगा इसमें कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर प्रेमचंद। और इसमें जो कैरेक्टर हैं दोस्तों, हौरी है। हौरी जो मेन कैरेक्टर है, हौरी एक बहुत ही गरीब किसान है, बहुत ज़्यादा गरीब किसान, और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। और उसकी वाइफ है धनिया। धनिया उसका हौरी का हमेशा साथ देती है, उसकी गरीबी में साथ देती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी आप का लाइफ पार्टनर हो,
अगर मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो उसी में संतुष्ट रहो जितना आपका लाइफ पार्टनर आप कमाए या जितना उसकी अर्निंग हो उसी में संतुष्ट रहो। और ये चीज़ धनिया से सीखनी चाहिए। और उसका एक बेटा है जिसका नाम है गोबर। दोस्तों उस टाइम पे नाम भी ऐसे हुआ करते थे, गोबर। और 19 सेंचुरी का जो है ये नॉवेल है और 1936 में पब्लिश हुआ था और 1987 में ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में इसको ट्रांसलेट किया गया था और इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ आई थी। और ये पहले पब्लिश किया गया था उसके बाद आई थी। अब जो पहले नॉन डिटेल स्टडी में था, डिटेल स्टडी में भी आ गया है कई सारी यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम पे नाम ऐसे हुआ करते थे, गोबर हुआ करता था, घूरी प्रसाद हुआ करता था, गोबरी चंद हुआ करता था, लोटा, फेंकू, ढनगू, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग भोले हुआ करते थे। इनको बता भी दिया जाता है, जो स्कॉलर होते थे उस टाइम पे, जो पढ़े लिखे होते थे, वो बोलते थे कि अगर आप अच्छा नाम रखोगे ना तो लड़का एलाइव नहीं करेगा, ज़्यादा दिन तक मर जाएगा। तो वो लोग डर के मारे ख़राब नाम रखते थे ताकि जिंदा हो जाए, पल जाए, बड़ा हो जाए। ऐसा था सिस्टम। उस टाइम पे एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी तो बहुत भोले थे तो विश्वास कर भी लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन नहीं था और कुछ विशेष समुदाय को ही अथॉरिटी थी कि आप पढ़ो। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कि सारे लोग पढ़ें। और उस टाइम पे इतने स्कूल नहीं थे, उसने कॉलेज नहीं थे, मेडिकल भी नहीं था, उतना फैसिलिटी नहीं थी कि अगर आपको कोई बीमार हो जाता था तो उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को। और उस टाइम पे कानून व्यवस्था भी नहीं था। उस टाइम पे जो भी काम होता था पंचायत के द्वारा ही हुआ करता था। तो गोबर है और होरी का एक दोस्त है भोला, और उसकी एक बेटी है भोला की जिसका नाम है जुनिया। और वो बहुत ही यंग एज में जो है, यानी कम एज में वो विडो हो जाती है। और फिर ये होरी जो है, राय साहब हैं। राय साहब एक ज़मींदार हैं। वो ऐसे वाले ज़मींदार नहीं हैं जो किसानों को परेशान करें और उनको पीड़ा पहुंचाएं, कष्ट पहुंचाएं। ऐसे वाले ज़मींदार नहीं, तो किसानों का दर्द समझते थे। तो होरी को बुलाते हैं राय साहब। तो होरी जाता है और रास्ते में मिलता है भोला। भोला एक नई गाय 80 रुपये का ख़रीद के लेके आ रहा होता है। तो होरी भोला से मिलता है तो बड़ा खुश होता है। होरी भोला से बोलता है कि आप बड़े किस्मत वाले हो, जाओ आपने एक नई गाय खरीदी। तो भोला भी होरी को बोलता है कि आप भी बड़े किस्मत वाले हो जो आपकी वाइफ अभी अलाइव है, क्योंकि भोला की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है पहले। और दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और फिर होरी भोला को बोलता है कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो भोला होरी से बोलता है कि आप ही इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो तो आप ही मेरी शादी करवा दो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ को, शादी वादी पहले करवाए हो कई सारी। तो ऐसे ऐसे बात होती है फिर दोनों में। फिर भोला बोलता है कैसा, आप एक काम करिए, आप ये मेरी गाय रख लो, ठीक है, और इसके पैसे आप मुझे बाद में देना। और क्योंकि मेरे यहाँ और सारी गायें हैं अवेलेबल, और मुझे जो प्रॉब्लम है चारा नहीं है मेरे पास ज़्यादा, इसलिए मैं ये गाय आपको दे रहा हूँ। आपके पास चारा है तो आप इसको रख लो, आप इसके पैसे मुझे बाद में देना। और जाते जाते तो होरी बोलता है उनको कि आप कोई नहीं, आप मेरे से चारा ले लो और आप मेरे पास चारा बहुत है। और फिर भोला जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि आप ऐसा मेरे शादी का ख्याल जो है ज़रूर याद रखना आप। तो भोला फिर चला जाता है। फिर होरी जाता है राय साहब से मिलने, और राय साहब के पास एक नोटिस आया होता है कलेक्टर ऑफिस से। और इस साल किसानों के ऊपर क्योंकि इस साल जो टैक्स आया है 20,000 का टैक्स है, और वो टैक्स उस टाइम पे किसान ही पे करते थे, उन्हीं से लिया जाता था क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम था उस समय। तो राय साहब, और इस साल फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, तो इसलिए राय साहब किसानों को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। तो ये होना, तो हरी जाता है राय साहब से मिलता है। तो राय साहब उनको बोलते हैं कि इस साल रामायण होनी है और उसमें आपको राजा जनक के यहाँ गार्डन में माली का रोल करना है। तो होरी बोलता है कि जैसे आप चाहें मालिक, और मैं इस काम को करने के लिए एग्री हूँ।
तो बात होती है, और भी एक चिंता का विषय था कि इस साल फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी और इसी में 20,000 का टैक्स भी आ गया है। तो अगर ये टैक्स और किसानों से हम लेते हैं तो किसानों के ऊपर और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो राय साहब ये चीज़ को समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी ज़िंदा है अभी। और फिर होरी जो है घर आता है, होरी जब घर आता है तो घर के पास उसे गोबर मिलता है, और गोबर होरी को सटायर करता है, बोलता है कि आप राय साहब के पपेट्स हो। तो होरी गोबर को बोलते हैं कि नहीं बेटा, वो हमारे मालिक हैं और हमें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और हम उनके नौकर हैं, हमें उनके प्रति लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ईमानदारी थी, ईमानदार रहते थे बंदे। और अब तो दोगलूपन से भरी है दुनिया पूरी, समझ लो। कोई किसी का सगा नहीं, सब एक दूसरे के प्रति स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। कभी मिल जाए धोखा दे दो, कभी मिल जाए ये कर दो, ऐसा सिस्टम हुआ करता था। हो गया है, पहले बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे, अब थोड़ा कम सही है, क्योंकि लोगों के ऊपर भरोसा अब नहीं रहा। टर्म्स ऑफ कंडीशन, बॉन्ड, एग्रीमेंट, इसका भी मतलब नहीं होता है। कितने बंदे बैंक से लोन लेके फरार हो जाते हैं, देते ही नहीं, ले लो। तो अब राय साहब से प्रोफेसर मेहता मिलने आते हैं। प्रोफेसर मेहता राय साहब का लग्जरियस स्टाइल देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, और बोलते हैं कि आपका रहने का जो तरीका है, एकदम लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो। राय साहब को प्रोफेसर मेहता बोलते हैं। तो राय साहब बोलते हैं मेहता साहब से कि मेहता साहब, आप क्या पता हम कितना प्रॉब्लम को झेलते हैं। और फिर दोनों में बात होती है, और बोलते हैं कि इस साल टैक्स भी आया है, और ये टैक्स हम किसानों से लेना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। और इस साल फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, और मैं किसानों को परेशान नहीं करना चाहता। तो प्रोफेसर मेहता बोलते हैं कि आप तो बातें सोशलिस्ट की तरह एक करते हो, लेकिन आप उस प्रिंसिपल को आप खुद फॉलो नहीं करते, आप खुद उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक किसानों के बारे में अच्छा सोचते हो, तो आप किसानों से ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू आप उनका शोषण क्यों कर रहे हो, या थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मतलब और ज़मींदारों से कम कर रहे हैं शोषण, और आप उनसे टैक्स लेते हो, उनकी फसलों में भी हिस्सा ले लेते हो। तो बात होती है, फिर इतने में आ जाती हैं मिस मालती। मिस मालती एक डॉक्टर है गायनी की, और इन्होंने जो पढ़ाई करी है अब्रॉड से करा हुआ है, और ये सब आपस में बात करते हैं। मिस्टर खन्ना भी आ जाते हैं, वो भी बात करते हैं। फिर इन सब का मन होता है कि अगली सुबह चलते हैं, शिकार करते हैं जंगल में। तो दो ग्रुप बनता है, मिस्टर राय साहब और मिस्टर खन्ना का एक ग्रुप, प्रोफेसर मेहता और मिस मालती का एक ग्रुप बनता है, और अगले सुबह ये लोग शिकार करने चले जाते हैं। उसके बाद राय साहब को एक जैगुआर दिखता है, उसको उसके पीछे जाते हैं, और प्रोफेसर मेहता मिस मालती आ रहे होते हैं, और मिस मालती थोड़ा थक जाती हैं, तो मैं प्रोफेसर मेहता को बोलती हैं कि थोड़ा हम यहाँ पे रुक के आराम कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मेहता साहब बोलते हैं कि नहीं, अभी तो हमें नहीं रुकना है, जब तक हम एक शिकार नहीं कर लेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं, कहीं पे आराम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेके दोनों में आर्गूमेंट भी हो जाता है। फिर दोनों जैसे तैसे नदी को पार करते हैं, तो सामने देखते हैं राय साहब और मिस्टर खन्ना आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर खन्ना राय साहब को बोलते हैं कि आप मेरे मील में पार्टनर क्यों नहीं हो जाते। आपके पास इतना गन्ने की खेती है और गन्ना है, तो आप मेरे पास पार्टनर हो जाइए, और आपका प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा होगा। तो राय साहब बोलते हैं कि हमारे पास देखो पार्टनर नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे आप मिस्टर खन्ना उनको एक राय देते हैं कि आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते, थोड़ा ले लो।
लेकिन इस चीज़ को मना कर देते हैं राय साहब। फिर यहाँ पे एक तरफ की जो लाइफ है, ये सब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अगर देखा जाए तो किसान 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अब जो है यहाँ पे वादे के मुताबिक भोला जो है होरी जो है आता है। अब अगले दिन वादे के मुताबिक होरी जो है गोबर के साथ भोला के घर आता है चारा लेके, और चारा देने आता है। और ये गोबर क्या करता है, भोला की जो बेटी है विधवा झुरियाँ, उसको फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद जो है अब होरी के पास जो होरी जिन जिन से कर्ज ले रखा है वो भी आने लगते हैं होरी के पास, कि बोलते हैं कि हमारा जो कर्ज आप दे। अब अगली सुबह गोबर होरी का बेटा एक नई गाय लेके आता है। तो होरी की वाइफ यानी धनिया बोलती है कि इस गाय को बाहर मत बांधो, अगर इसको बाहर रखेंगे गाय को तो उसको कहीं ऐसा आशंका है कि कहीं होरी का भाई जो है गाय को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उसे कहीं ये ना लगता हो कि हम ये गाय को, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, उसके हिस्से से कहीं ना लाए हो, उसे ये लगता हो। तो ये सब बातें होती हैं। फिर उसके बाद होरी बोलता है ऐसा करता हूँ, मैं इस गाय को वापस कर देता हूँ, करके आता हूँ, क्योंकि मेरे भाई को ये नहीं पता है कि ये गाय हमें भोला ने गिफ्ट करा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में गाय के लिए दरार आए, और मैं इस गाय को वापस कराता हूँ। तो धनिया बोलती है जो थोड़ा कि नहीं, हम इस गाय को वापस नहीं करेंगे, और देखो आपके भाई को मैंने बच्चे की तरह पाला था, और आज देखो क्या कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है सिचुएशन। तो होरी बोलता है कि नहीं, ये तो हमारी किस्मत है। उसके बाद दोस्तों, होरी का भाई ये मानता है कि उसके फादर से जो कुछ भी उसके प्रॉपर्टी थी मिली, तो होरी ने डिवाइड नहीं करा है, ये सोचता है उसका भाई, और इसलिए वो हमेशा रिवेंज के भावना से देखता है अपने भाई होरी को, और हमेशा वो बदला लेने की कोशिश करता है। इसमें बैड कैरेक्टर है उसका। अब होरी धनिया से बोलता है कि हमें ना गाय को बेचना पड़ेगा। तो धनिया बोलती है गाय को क्यों बेचना है, क्योंकि तो होरी बताता है कि जो जिनसे हमने पैसे ले रखे हैं, कर्जे लोन ले रखा है, तो वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो हम गाय बेचकर ही पैसे दे सकते हैं। तो धनिया बोलती है कि नहीं, हम गाय को नहीं बेचेंगे, हम मैनेज करेंगे जैसे तैसे, और हम पैसा देंगे, लेकिन गाय आप मत बेचो। फिर होरी बोलता है धनिया को चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे देखेंगे, और अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इस गाय को हम बाहर बांधते हैं। तो धनिया मना करते हैं, नहीं, इस गाय को आप जो है गाय को बाहर मत बांधो, रात का टाइम है, कहीं ऐसे ऐसे बांधेंगे तो गलत रहेगा, कहीं उसको डर है कि कहीं होरी का भाई गाय को नुकसान ना पहुंचा दे। धनिया एक बार फिर बोलती है कि आप इस गाय को बाहर मत बांधो, पूरी रात बाहर रहेगी तो गलत रहेगा, और अभी तक गोबर भी नहीं आया है। तो होरी बोलता है कि तुम ज़बरदस्ती चिंता कर रहे हो, गोबर आ जाएगा। तब धनिया बोलती है कि आपको पता है कि वो गोबर कहाँ गया है? गोबर गया है भोला की विधवा बेटी झुनिया से मिलने गया है। दोस्तों, अब अगले सुबह जो है गोबर चिल्ला चिल्ला के अपने फादर को बुलाता है, क्योंकि जो उनकी गाय थी वो मर गई है, क्योंकि उनकी गाय को किसी ने जहर दे के मार दिया है। उसके बाद गाय के मरने के बाद होरी बहुत रोता है, धनिया भी बहुत रोती है, उसके घर में सब रोते हैं। और एक किसान के लिए उस टाइम पे गाय बहुत बड़ा धन माना जाता था, क्योंकि यही सब उसी से खर्चा भी चलता था लोगों का, खुद खाते पीते भी थे। खेती बाड़ी में उतना प्रॉफिट नहीं होता था, उतना अनाज नहीं हुआ करते थे। और होरी बहुत रोता है क्योंकि उसकी गाय मर गई थी।
उसके बाद बाद में उसे पता भी चलता है कि उस गाय को किसने मारा, क्योंकि जब पता चलता है कि उस गाय को उसके भाई ने ही जहर दे के मारा है। तो ये जानते हुए भी कि हरी हरी ये जानता था कि उसका भाई ही गाय को मारा है, फिर भी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करा, क्योंकि वो अपने भाई को जेल नहीं पहुंचाना चाहता था। अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बुरी थी, अब वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई। अब होरी को ये भी चिंता है कि अब इस गाय के मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे भोला को। फिर अगले दिन होरी खेतों में काम करने जाता है और धनिया भी जाती है। धनिया बोलती है, आपको पता भी है कि आपका लड़का क्या करा है? तो होरी बोलता है कि आप बताओ, ऐसे पहेली मत बुझाओ मेरे से, आप बताओ मैटर क्या हो गया। तो धनिया बोलती है कि आपका जो बेटा गोबर है वो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, और क्योंकि उन्होंने जो भोला की विडो बेटी है उसको प्रेग्नेंट कर दिया था गोबर। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो मेडिकल प्रिकॉशन था, यानी से जो मेडिकल किटें, सेफ्टी किटें होती थी, वो सब अवेलेबल नहीं था मार्केट में, और मेडिकल का उतना नॉलेज भी नहीं था लोगों को। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता था, और इस चीज़ को समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं करता था। कोई भी समाज हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, पाबंदी कह लीजिए। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि एक विडो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उस पर समाज बहुत तरह तरह के सवाल उठाते थे, और समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता था। चाहे विडो हो, चाहे बैचलर लेडी हो, कोई भी अगर वो प्रेग्नेंट होती थी उस टाइम पे तो बहुत सारे सवाल जवाब होते थे, और समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था, बहुत सारी बुराइयां होती थी। तो वो आज भी है अवेलेबल, आज भी है, लेकिन रूल उतना लोग फॉलो नहीं करते हैं आज। अब हरी को एक चीज़ की चिंता आ गई, और कि हरी ये बोलता है कि अब तो हमें पंचायत इस चीज़ के लिए पनिशमेंट देगा। और ये सुनकर भोला तो भाग जाता है शहर, गोबर भाग जाता है शहर। बेचारे इतने अच्छे हैं, इन्होंने जुनिया को एक्सेप्ट भी कर लिया बहू के रूप में अपने, और उसको अपने साथ रखते हैं। और जुनिया को ये भी नहीं पता है गोबर कहाँ गया है। गोबर क्योंकि भाग जाता है। और उसके बाद अगली सुबह जो है, ये धनिया जाती है होरी के पास मिलने, तो खेतों में बोलती है कि आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो कहता, हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और होरी बोलता है कि मुझे इस बात की चिंता ज़्यादा हो रही है कि अब हमें जो है पंचायत में होगी और हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो धनिया पूछती है कि क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो होरी बोलता है कि इस साल की हमारी जो फसल है उसको जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे बेटे की वजह से एक विडो प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए हमें ऐसा पनिशमेंट मिलेगा। फिर अगले दिन अगली सुबह क्या होता है कि भोला आता है होरी के पास। तो झुनिया जो है आती है और बोलती है कि मेरे फादर आए हैं। तो भोला बोलता है कि मेरी जो गाय है उसके बदले में उसके मुझे पैसे दो, या तो अपने दोनों बैल दो। तो होरी इतना अच्छा बंदा है कि वो दोनों बैल दे देता है। और भोला बोलता है कि अगर आप चाहो तो अपने अपने बैल को बचा सकते हो, क्योंकि अगर चाहो तो बचा सकते हो, लेकिन टर्म्स ऑफ जो कंडीशन रखा था कि आप जुनिया को अपने घर में नहीं रखोगे, आप इसको अपने घर से भगाओ, क्योंकि इन्होंने पाप करा है, उसको पाप करा है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप जुनिया को रखोगे तो आप ये बैल मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो होरी बोलता है कि आप बैल ले जाओ, लेकिन मैं जुनिया को भगाऊंगा नहीं, घर पे ही रखूंगा। धनिया भी बोलती है आपको जो मर्जी जो ले जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद भोला बैल लेके चला जाता है, और बड़े चिंतित हो जाते हैं इनके पूरे फैमिली में जो भी है। और धनिया भी बोलते हैं कि अब तो बैल भी नहीं रहे, बैल भी चले गए, तो अब हमें बैल की जगह पे हमें मेहनत करनी होगी खेतों में।
और इस साल की हमारी फसल भी जब्त कर ली गई है। उसके बाद दुनिया कुछ टाइम के बाद एक बेटे को जन्म देता है, बच्चे को। और होरी जो है बहुत मेहनत करने लगता है, क्योंकि लोग पैसे के लिए आने लगते हैं, मांगते हैं। लोन भी चुकाने के लिए पैसे इसके पास नहीं हैं, तो इसलिए ये मेहनत ज़्यादा करता है और अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर लेता है। और कुछ टाइम के बाद गोबर आता है और झुनिया और अपने बच्चे को लेके शहर चला जाता है। और जबकि झुनिया का साथ उसके माँ बाप ने उस टाइम पे दिया था, लेकिन वो उसका भी एहसान नहीं था गोबर को, और वो झुनिया को लेके शहर चला जाता है। अब वो हरी मेहनत करता है खूब, ताकि मेहनत करके कर्ज भी चुकाया जाए, और ये इसलिए ज़्यादा कर रहा है ताकि एक गाय खरीदे, और गाय से जो है उसके घर की सारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन वेक है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए वो गाय के लिए मेहनत ज़्यादा करता है कि मैं एक गाय खरीदूँ। और भोला को गोबर को एक नौकरी मिल जाती है मिस मालती के यहाँ, तो वहीं लेके चला जाता है। और फिर ये धीरे धीरे बातें होने लगती है, फिर गोबर वहाँ रहने लग जाता है, और हरी की तबीयत बिगड़ती जाती है। फिर ये काम करता है, फिर भी ये काम करता है बंदा कि कहीं से मैं अगर ये गाय खरीद लूँगा, पैसे कुछ इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारी जो घर की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए वो मेहनत ज़्यादा करता है, और हेल्थ इसकी काफ़ी डाउन हो जाती है, तो ये बीमार रहने लग गया। और एक बार ये इतना बीमार हो गया कि लेट गया। उसके बाद जो है धनिया पूछती है क्या हुआ। धनिया को ये बताता है कि अब मैंने अपनी जो ज़िंदगी थी वो मैंने जी लिया है, और हमें इस बात का एक अफसोस रहेगा कि हमने एक गाय नहीं खरीद पाया, और जो कुछ पैसे हमारे पास हमने थोड़ा बहुत अर्न किए हैं वो हमारे मरने के बाद वो लग जाएगा। और मेरी इच्छा यही रह गई कि मैंने एक गाय नहीं खरीद पाया। उसके बाद इतना कहकर हरी की डेथ हो जाती है, और सारे लोग धनिया बहुत रोती है हरी को लेके। और फिर मरने के कुछ टाइम के बाद एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि ऐसे उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको एक गौदान करना पड़ेगा। तो धनिया बोलती है कि देखो, ना तो मेरे पास पैसे रहे और ना तो मेरे पास कोई गाय है, तो ना तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो पंडित जी बोलते हैं आप एक झूठा एक्सक्यूज़ बना रहे हो, और आपको ये सब करने का मन नहीं है। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि जो परंपरा है हमारे यहाँ, और इस नॉवेल में जो प्रेमचंद ने डिस्क्राइब करा है कि हमारी जो लोअर क्लास है वो रीत रिवाज के बंधनों में जकड़े हुए हैं बहुत मजबूती के साथ। आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन आपको उस चीज़ को करना ही पड़ता है। जबकि अगर मैं, जहाँ तक मेरा जो एक प्रैक्टिकल विजडम आपको बताता हूँ, कि मरने के बाद अगर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की बुरी है तो इतना बड़ा काम मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। अगर वो अकेला बंदा कमाने वाला है या बिगिनर हुए, बहुत अच्छा उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ऐसे टाइम पे लोगों को मदद करनी चाहिए, और ऐसे टाइम पे लोग खुद ही टूटे हुए होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो मरने वाले होते हैं तो मरते हैं, चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे यंग एज में मरते हैं जिनके जाने के बाद हमें बहुत दुख होता है। और ऐसे टाइम पे इतना इरिटेट हो जाता है बंदा कि अगर आप ऐसे टाइम में लोगों से डिमांड करोगे, फिर भी वो लोग पूरा करते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जो डिमांड करते हैं उनके जो जख्म होते हैं ना, उनको कुरोदते हैं, यानी जो कुछ बचा है वो भी लाओ। ऐसा सिस्टम मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे भी बुरा ये चीज़ लगता है। और इस चीज़ में जो गोदान का मतलब है, प्रेमचंद ने यही बताया है कि अगर कोई भी बंदा है, अगर
वो जो रीति रिवाज है, अगर वो उसके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो उसकी खुशी है, वो कर सकता है। बट जिसके पास नहीं है उसको ज़्यादा फोर्स हम नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, क्योंकि आप मरने जीते जी अगर आप जो अनुष्ठान जो भी करना है आप वो। इस नॉवेल में ये दिखाया गया है, मुंशी प्रेमचंद ने ये बोला है इस नॉवेल के थ्रू, एक मैसेज दिया है कि जो हमारे अपर क्लास के लोग हैं, जो हमारे लोअर क्लास के लोग हैं, और जिनके पास पैसा है या नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, सबको एक ही पैरामीटर में जज करा है। और पता नहीं कब ये प्रथा हमारी ख़त्म होगी। और मोस्टली इस चीज़ को देखा गया है कि जो आफ्टर डेथ जो कार्यक्रम फंक्शन होता है, जिसे हम गांव में तेरहवीं ओरवी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया है कि जो ऐसे खर्चे होते हैं करते हैं। और जो जिनके पास है वो तो करते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी करते हैं, नहीं करते तो कहीं से कर्जा ले लेते हैं, कहीं से पैसा ले लेते हैं। तो मरने के बाद बंदा टूटा हुआ होता है और कर्जा लेता है, चलो बाद में देता नहीं देता, लेकिन और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है। मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक बताता हूँ थोड़ा सा। मान लो कोई किसी का फैमिली मेम्बर है, एक बंदा है कमाने वाला, मैं आपको अपनी एक छोटी सी राय दूंगा। एक बंदा है कमाने वाला और फैमिली मेम्बर का जो मेन हेड है वही बीमार हो जाता है, मान लो उसको कैंसर हो जाता है, ठीक है, कोई एक बीमारी मान लो, ठीक है, जिससे लपेट में उसकी उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, मान लो उसको कैंसर हो जाता है। कैंसर के इलाज में उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगे, जो भी लगे पैसे लगे, कहीं कहीं घर बिक जाता है, कहीं कहीं ज़मीनें बेच देते हैं, बिकने के बाद भी बंदा नहीं बचता है, मर जाता है। अब उसकी तेरहवीं भी होगी, अब उसकी तेरहवीं भी होगी, धूमधाम से भी होगी, बढ़िया होगा, उसका बैंड बाजा भी कहीं कहीं बजवा देते हैं यार, बाजा डीजे भी होना चाहिए, तो वो भी चलेगा, तो वो भी करेंगे, उसमें उसमें भी पैसा लगेगा। फिर अनुष्ठान जो अगर रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो होता है वो भी करते हैं, ठीक है। तो अब बंदा माइनस में जा रहा है, माइनस में कब गया, अपना खेत बेच दिया, अपना घर गिरवी रख दिया, अपने जो जेवर हैं वो भी बेच दिया, और जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसे थे वो भी चले गए उसके इलाज में, माइनस में गया। फिर उसके बाद उसके जो तेरहवीं उरवी हो रही है उसमें भी पैसे गए, माइनस में गया। कितना माइनस में ले जाओगे जबकि उसकी बैकबोन टूट गई है। इसलिए मैं इसके बारे में बताया कि जो सटायर करा है मुंशी प्रेमचंद, इसी को टारगेट करा है, और ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही मेरे हिसाब से गोदान उन्होंने लिखा है। और ऐसे में आगे अभी आप सबको बताऊंगा, और भी वीडियो आएंगी। आज तो ये हिंदी नॉवेल था, अब नेक्स्ट में इंग्लिश नॉवेल या पोइट्री, प्रोज, मीटर, फिर पोइट्री के फॉर्म सारे अब मैं डिस्क्राइब करूंगा धीरे धीरे। जब भी टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालता रहूँगा। नमस्कार।